तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज से हम गणित का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका वीडियो भाग 1 है आज। और आज हमारा मुख्य टॉपिक क्या रहेगा? परिमाप। और को परिमाप का एक और नाम क्या होता है? परिमिति। और सभी नाम जानोगे तभी बनेगा। कौन जानता है प्रश्न में परिमिति शब्द पूछ दे तो ये परिमिति क्या है? सर तो पढ़ाए ही नहीं, ऐसे करके बोलोगे। तो ये परिमिति, ठीक है। और परिमाप, और जो वृत्त रहता है, वृत्त वृत्त का जो परिमिति होता है उसको बोलते हैं परिधि। तो कहीं कहीं परिधि शब्द भी आ जाएगा, लेकिन ये परिधि शब्द वृत्त के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक, अभी समझ जाओगे। तो परिमाप, परिमिति, परिधि होता क्या है, चलिए ये जानते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कुल न 3-4 आकृति है, इसी पर ही चर्चा करेंगे पूरा पाठ में। एक तो है आयत, और दूसरा है वर्ग, और इसी में जाए तो तीसरा है त्रिभुज। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग वृत्त के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बाकी वृत्त के बारे में पढ़ना कम है। और इसके बाद देखेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल चीज, जैसे ये, इसको बोलते हैं घन, और ये है घनाभ। ठीक, तो घन और घनाभ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो बस इतना ही सारा। तो पहला जो आकृति है वो है आयत। ये क्या है? आयत। दूसरे आकृति का नाम है वर्ग। तीसरा आकृति क्या है? त्रिभुज। चौथा आकृति है वृत्त। सबका नाम भी याद रखें। ये जो नीचे में आकृति है ये है घन, इसको बोलते हैं घन। और ये बक्सा जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं घनाभ। तो बस ये कुल 6 आकृति के बारे में हम लोग इस परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन संबंधी पाठ में पढ़ेंगे। आयतन के अंतर्गत केवल 2 ही रहेगा, घन और घनाभ। आयतन के अंतर्गत केवल हम ये घन का आयतन निकालना सीखेंगे, घनाभ का आयतन। और ये आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इन चारों का परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हल करना सीखेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं परिमाप की ओर। तो परिमाप होता क्या है? परिमाप की परिभाषा पहले जान। ठीक, परिमाप की परिभाषा सभी को कॉपी में नोट डाउन करोगे, सभी बच्चे, और उसको अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो बच्चों किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज बंद आकृति के सभी भुजाओं
के माप का योगफल परिमाप कहलाता है। अब एक एक आकृति से शुरू करते हैं। ये बन गया बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज। अब मान लो इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ठीक है, तो ये बिंदु और ये बी बिंदु है और ये है सी बिंदु। तो देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और इसको ये 5 सेंटीमीटर है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने भुजा होता है? तो 3 भुजा होते हैं। ए से लेकर बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक देखो सीधा रेखा है, तो एक सीधा रेखा को भुजा बोलते हैं। तो ये 3 सीधी रेखाओं से बना आकृति है। अब बंद है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह बंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, कहीं खुला नहीं है। मान लो ऐसे रहता तो ये देखो ये वाला भाग खुला है, घिरा नहीं है, तो ये खुली आकृति कहलाता है। मान लो ऐसे करके मैं ऐसे इसको ना जोड़ूं तो ये वाला भाग देखो खुला है, तो ये खुली आकृति। और एक बंद आकृति का एक और पहचान बता दूं। जैसे मान लो मैं ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये वाला भाग में ये लाइन को क्रॉस कर दिए हैं, एक लाइन दूसरे लाइन को पार किया है, तो ये दोनों आकृति मिलाकर खुली बंद आकृति नहीं कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो बंद आकृति हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये हरा में देखो कर रहा है, ये बंद आकृति। लेकिन दोनों आकृति को जोड़ के हम बंद आकृति है नहीं कर सकते। कभी भी बंद आकृति बनाओगे तो लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये दो बंद आकृति आपस में जुड़े हुए कर सकते हैं। ठीक, तो बंद आकृति का एक और खासियत क्या है? जहां से शुरू की, मान लो मैं त्रिभुज बनाना चाह रहा हूं तो सीधा पहले नीचे आया, फिर इधर गया, अब फिर वहीं पर पहुंच गया जहां शुरू किया था, तो ये हो जाएगा बंद आकृति। बंद आकृति में कहीं से भी शुरू करोगे लाइन खींचना तो वहीं पर फिर पहुंचना चाहिए, और लाइन को बिना क्रॉस किए, बिना किसी लाइन को पार, तब वो बंद आकृति कहलाता है। क्लियर? तो बंद आकृति में हम कौन कौन से बंद आकृति के बारे में पढ़ेंगे तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। पहला ये समकोण त्रिभुज जो कि आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ये आयत के बारे में पढ़ेंगे, और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये 4 आकृति है, समकोण त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। इन्हीं 4 प्रकार के जो बंद आकृति है इसी के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बंद आकृति मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ। देखो ये आयत है, मैं यहाँ से ऐसे खींचना शुरू करूँ लाइन तो देखो लास्ट में वहीं पहुंच रहा हूँ, तो ये बंद आकृति है। जहां से चलना शुरू किए अगर हमारा पेन वहीं पर जाके पहुंच जाए बिना लाइन को क्रॉस किए तब वो बंद आकृति है। देखो ये बंद आकृति। ठीक बच्चों, अब बंद आकृति शब्द तो समझ गए। अब इसमें एक शब्द आया है भुजा, तो भुजा भी बता दिया। जितना भी सीधा लाइन है वो भुजा कहलाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या
वृत्त में भुजा होता है? नहीं, नहीं होता है क्यों सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक भी सीधी लाइन ही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। माइक बंद कर लीजिए। वृत्त में भुजा नहीं होता क्योंकि वृत्त में सीधी लाइन नहीं है। वृत्त एक वक्राकार लाइन से बना है। वक्र, वृत्त जिस प्रकार के लाइन से बना है उसको वक्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो वक्र रेखा से बना है और सीधी रेखा से बना जो रहेगा उसे ही हम भुजा कहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ गए। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सभी भुजाओं के माप का योगफल परिमाप कहलाता है। अब इसमें कितना भुजा है त्रिभुज में, तो 3 भुजा। पहला भुजा है ए बी, देख लो ए से बिंदु बी तक सीधा आया है तो इसको ए बी भुजा बोलेगा। इसका माप है 3 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा है देखो बी सी, यहां से इधर गया तो बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। भुजा का नामकरण भी बता दूं, जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे ए बी, ए से बी की ओर आए तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए नहीं आता इंग्लिश में, तो ए बी नाम बोलेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब बी से सी की ओर जाएंगे तो बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ए से सी, अब ये तुम बोलोगे सी से ए की ओर जा रहे हैं सर, ऐसा नहीं, ए के बाद सी आता है, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इसका परिमाप कितना होगा इस समकोण त्रिभुज का? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब बाकी बच्चे ध्यान से सुनो, ये हिमांशी और वेदांत ने क्यों कह दिया 12। देखो बच्चों, परिमाप की परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिख के रखो। परिमाप की परिभाषा में स्पष्ट लिखा हूं, देखो किसी बहुभुज बंद आकृति के सभी भुजाओं के माप का योगफल परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजा तो कुल 3 ही भुजा है समकोण त्रिभुज में, तो तीनों भुजाओं के माप को जोड़ेंगे तो एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, तो तीनों को जोड़ेंगे 5, 4 और 3 को, तो कितना हो रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चों इस समकोण त्रिभुज का परिमाप। अब देखो बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित चलो कुछ बातें अब बता ही देता हूं। समकोण त्रिभुज खुला है तो ये जो खड़ी भुजा है ए सी को क्या कह सकते हैं, 2 ठो नाम है खड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज के खड़ी भुजा का नाम है लंब कहलाता है। समकोण त्रिभुज के खड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। याद रखो बाकी में ऐसा नहीं है, समकोण त्रिभुज में हर भुजा का अलग अलग नाम होता है। तो खड़ी भुजा को बोलते हैं लंब और आड़ी भुजा का नाम है बच्चों आधार, इसको आड़ी भुजा भी बोलते हैं। खड़ी भुजा का नाम लंब कहलाता है, आड़ी भुजा का नाम आधार, और ये जो तिरछा भुजा है तिरछा, ये तिर्यक भुजा कहें तो तिर्यक भुजा का नाम है कर्ण। तिर्यक भुजा का नाम क्या है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज पढ़ते समय ये नाम अच्छे से याद होना चाहिए। खड़ी भुजा को लंब कहते हैं,
आड़ी भुजा को आधार कहते हैं, तिर्यक भुजा को कर्ण कहते हैं। अब चलो मुझे बताओ, ए सी भुजा का नाम बताओ, क्या लिखा हूं मैं? लंब। लंब। बिल्कुल सही। एसी और खड़ी भुजा लंब। बी सी भुजा का नाम क्या लिखा हूं? आधार। 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 आधार सर। ठीक। एक ही बार कमेंट करना है तुम लोग। एक बहुत बड़ा खराब आदत है, मुझे सबका सुनाई देते रहता है तो कई बार बोलते हैं। आप ए बी भुजा का नाम क्या है बताओ? कर्ण। 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 तो समझ गए, खड़ी भुजा को लंब बोलते हैं, आड़ी भुजा को आधार, तिर्यक भुजा को कर्ण। चलिए, भुजा का नाम क्लियर हो गया। अब इसके साथ जानो, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। ए जहां पर जिस बिंदु, माइक बंद करो, माइक पहले। ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है, सी एक बिंदु। देखो, ये खड़ी भुजा और तिर्यक भुजा जहां पर जुड़ा है उस बिंदु का नाम रखे हैं ए। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये है खड़ी भुजा और ये है तिर्यक भुजा। तो ये दोनों भुजा आपस में जुड़े हैं, उस बिंदु का नाम है ए। खड़ी भुजा और आड़ी भुजा जिस बिंदु पर जुड़े हैं उस बिंदु का नाम है सी। और तिर्यक भुजा और आड़ी भुजा जिस बिंदु पर जुड़ा है उस बिंदु का नाम है बी। और इन बिंदुओं को बोलते हैं बच्चों शीर्ष बिंदु। तो किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होंगे? सामने दिख रहा है तो भी नहीं बता पा रहे हैं। तुम लोग तो इतना तो बात दिखा लिखने के बाद। अब ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो वो तुम कैसा भी त्रिभुज बनाओ, उसमें तीन ठे तो शीर्ष बिंदु होगा जी। भाई 3 ठो भुजा होगा तो तीनों भुजा आपस में 3 जगह जुड़े रहते हैं। तो 2 भुजा आपस में जहां पर जुड़ा रहता है वो भुजा कहलाता है शीर्ष बिंदु। माइक बंद कर दो तब तो होगा। दो भुजा आपस में जहां पर जुड़ा रहता है वो बिंदु कहलाता है शीर्ष बिंदु। तो याद रखो, समकोण त्रिभुज कहूं या किसी भी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु की संख्या होता है 3। और 2 भुजा आपस में जहां पर जुड़ा रहता है वहां पर एक कोण बनता है। तो देखो, कुल मिला के समकोण त्रिभुज में 3 कोण भी बने हैं। कितने कोण बने हैं? 3 कोण बनता है। तो एक समकोण त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सा भुजा है? तो ए सी भुजा, बी सी भुजा और ए बी भुजा। देखो यहां लिख के रखते हैं, ए सी भुजा, बी सी भुजा और ए बी भुजा। ठीक, तो कुल मिला के समकोण त्रिभुज में ये तीनों चीज याद रखना। क्या क्या चीज? कि एक समकोण त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज में। और क्या क्या होता है चलो अगला पेज में बता रहे। अब फिर मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं।
अब ये एक समकोण त्रिभुज मिल गया। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले जान ही लेते हैं, फिर परिमाप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाम तो जान गए, भुजाओं का कोण भी जान गए। ठीक, अब यहां देखो, ध्यान से सुनो, ये ए बी भुजा, कभी कभी ना तो लिखाता भी नहीं है और लिखा है भी। चलो, ये ए बी भुजा और ये बी सी भुजा, यानी कि लंब और आधार, लंब और आधार दोनों आपस में लंबवत भुजा कहलाता है। इस चीज को याद रखना है, पर प्रश्न में आएगा। लंब और आधार दोनों आपस में लंबवत भुजा होता है, लंबवत भुजा कहलाता है। क्यों कहलाता है वो सुन लो। देखो, कभी भी बच्चों, ये ए बी लंब है और बी सी आधार है, ये तो जो 90 अंश का कोण बनता है ना, वो लंब और आधार जहां पर जुड़ा है वहीं पर ही बनता है। तो जिन दोनों भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, वो दोनों भुजा हमेशा लंबवत कहलाते हैं, आपस में लंबवत होते हैं, इसीलिए लंबवत भुजा है। कोई भी दो भुजा हो, उन दोनों के बीच में अगर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है, तो वो दोनों भुजा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो एक दूसरे के लंबवत भुजा कहलाएंगे। अब यहां पर देखो, ए सी भुजा है एक, और ये बी सी भुजा है, तो यहां पर 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है यहाँ, तो ये भुजा आपस में लंबवत नहीं कहलाएंगे। उसी तरह कर्ण और लंब को देखें, तो कर्ण और लंब जहां पर जुड़ा है ए बिंदु में, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बना है, इसलिए कर्ण भुजा और लंब भुजा एक दूसरे के लंबवत नहीं है। लेकिन ये ए बी जो लंब भुजा है और बी सी जो आधार भुजा है, ये जहां पर जुड़ा हुआ है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। इसलिए लंब भुजा और आधार भुजा एक दूसरे के लंबवत भुजा कहलाते। तो याद रखना, कभी भी जहां पर 90 अंश का कोण बने, तो वहां दो भुजा आपस में जुड़े रहेंगे, तो वो दोनों भुजा एक दूसरे के लंबवत कहलाते। ये हो गया लंबवत भुजा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो कर्ण का मान होता है, कर्ण वाली भुजा, कर्ण को तिर्यक भुजा भी कहते हैं, तो कर्ण भुजा हमेशा, कर्ण भुजा हमेशा लंब और आधार, लंब और आधार से बड़ी होती है। ये भी तुम लोगों को समकोण त्रिभुज में याद होना चाहिए। तीनों भुजा का अगर माप को लिखेंगे, तो कर्ण भुजा का मान याद रखो बच्चों, हमेशा बड़ी ही होगी। लंब और आधार से कर्ण भुजा का मान हमेशा बड़ा होता है। ये समकोण त्रिभुज का प्रश्न हल करते समय आपको याद रहना चाहिए। पहला चीज बताया कि लंब और आधार दोनों आपस में लंबवत भुजा कहलाता है। दूसरा चीज क्या बताया कि कर्ण भुजा का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है, कभी छोटी हो ही नहीं सकती। अब अगला चीज जानो समकोण त्रिभुज में।
समकोण त्रिभुज फिर ऐसे बनाता हूं। ये भी है, ये सी है। समकोण त्रिभुज में का एक सूत्र है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार लंब का वर्ग, कहीं आधार का वर्ग हो इससे। अरे निकालता हूं, देखो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र पूरा काम आने वाला है आप लोगों का समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। इसके बगैर समकोण त्रिभुज का प्रश्न ही नहीं बनता, मान के चलो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो जब भी ये तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, जान सकते। और इस सूत्र का नाम है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। इसका नाम भी लो, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इस सूत्र का नाम भी है, जैसे तुम लोगों का नाम है ना अलग अलग, वैसे इस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे, पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ था, गणित का विशेषज्ञ, ठीक है जी, उसी ने ये सूत्र बनाया है कि अगर समकोण त्रिभुज में किसी भी एक भुजा का मान ज्ञात ना हो और दो भुजा का मान तो हमको पता हो, तो कैसे हम तीसरा भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों भुजाओं में से एक भुजा का मान नहीं पता हो और दो भुजा का मान पता हो तो तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र से। ठीक है, तो ये इस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ ने इस सूत्र को बनाया था, इसीलिए उसी के नाम पर ही इस सूत्र का नाम रखे हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब चलो मैं इसी से आपको निकाल के बताता हूं। मान लो देखो ये 4 सेंटीमीटर है, इसका लंब, अब 3 सेंटीमीटर है इसका आधार। अब कर्ण का मान हमको जानना है, तो इस सूत्र से कैसे जानेंगे? ठीक है, वो करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो हम इसी सूत्र में उसका मान रखेंगे। कर्ण का मान हमको जानना है बच्चों, तो कर्ण का वर्ग दिया है, तो कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क लिख के बिंदु कर दो, वर्ग कर दो। लंब का मान कितना दिया है? तो 4 सेंटीमीटर, तो 4, और लंब का वर्ग लिखा है तो 4 का वर्ग करेंगे। आधार का मान देखो लिखा है 3, यहाँ पर 3 सेंट तो 3 लिखेंगे। अब आधार का वर्ग लिखा है तो 3 का वर्ग करेंगे। अब हल करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है, चलो बताओ। 16 16 ठीक, 16 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 का 4 से गुणा। 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 का 4 से गुणा, तो ये हो गया 16। अरे आज ये पेन भी दुख दे रहा है, चल नहीं रहा है से। इसको थोड़ा इसको मिटाता हूँ। 16 और 3 का वर्ग 9 ठीक। 9 अब 16 हो गया, 9 हो गया, अब जोड़ो कितना आया? 25 25 25 अब इधर क्या लिखा है? कर्ण का वर्ग। तो ये वर्ग को पक्षांतर करने से बन जाता है बच्चों वर्गमूल। तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 बराबर ये 5। कर्ण का मान जानना है, कर्ण का मान। तो कर्ण के साथ कुछ नहीं रखते, कर्ण के साथ वर्ग है तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे, बराबर चिन्ह किस पार लाएंगे
तो 25 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5। बिल्कुल सही। अब ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम गुणनखंड में बता चुके हैं। दूसरा चीज मैंने क्या बोला था कि 1 से कम 30 तक का वर्ग संख्या याद रखना है। अगर तुम याद नहीं रखोगे 1 से 30 तक का वर्ग संख्या तो जल्दी गणित नहीं बना सकते। संख्या देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यह कौन से संख्या का वर्ग है। अब ये 25 5 का वर्ग संख्या है। जिसको भी याद रहेगा कि ये 25 5 का वर्ग संख्या है तो तुरंत बता देगा कि 5 उसका वर्गमूल है जी। ठीक है, तो इस तरह कर्ण बराबर मिल गया हमको 5, कर्ण का मान मिल गया 5। अब मैं कहूं इसका तुम परिमाप निकालो तो कितना आएगा? 12। बहुत बढ़िया, 12 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, अगर मान लो एक भुजा का मान पता नहीं रहता तो परिमाप तो ज्ञात नहीं कर सकते ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो, दो भुजा का, लंब का, आधार का, तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अगर कर्ण और लंब का मान दिया हो तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे चलो बताता हूं। इसी प्रश्न में देखो, अब मान लो ये एक, तुम लोगों का माइक किसी का ना, माइक बंद रखो। ए बी सी। अब मान लो कर्ण का मान तो हमको पता है 5 सेंटीमीटर, लंब का भी मान पता है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ आधार का मान पता नहीं है तो कैसे करेंगे? तो इसी सूत्र से ही कर सकते हो आराम से। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ये सूत्र मैंने लिखवाया है, बस इसी सूत्र में लिखना है और क्या है। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का मान पता है 5, तो 5 का वर्ग हो गया। लंब का मान पता है तो लंब को लिखते हैं 4 का वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, आधार का मान हमको पता नहीं है तो भाई जिसका मान पता ना हो, याद रखो उसको बराबर चिन्ह के एक तरफ ही रखते। तो ये 4 का वर्ग इधर पक्षांतर होके आएगा तो पहले तो इसको तोड़ देते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है वो लिख देते हैं और 4 का वर्ग 16 होता है। अब आधार का मान जानना है जी, तो आधार को बराबर चिन्ह के एक तरफ रखेंगे और आधार के साथ ये 16 धन के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, धन वाला को पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाता है। तो ये 25 के साथ ये 16 को इधर ले आएंगे। अब वो धन 16 था वो इधर आके ऋण 16 हो गया। अब बराबर चिन्ह के उस पार क्या बचा जी, आधार का वर्ग बचा है। अब 25 में से 16 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इस तरह आधार का वर्ग बराबर 9, तो आधार बराबर आधार का वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है बोलो? 3। तो देखो इस तरह से हमको फिर उत्तर मिल गया, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप फिर जान सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या समझाना चाहा कि लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों में से कोई भी एक भुजा का मान ज्ञात ना हो तो इसी सूत्र से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर लंब का नहीं पता रहता तो आधार को पक्षांतर करते, आधार को
कर्ण में से घटाते और घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकालते। ठीक, तो ये है तरीका बच्चों, समझ आ गया? यस सर। ठीक, यस सर। अब समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा भी बता देता हूं। समकोण त्रिभुज किसी बच्चे को पता हो तो बता दो। बताओ जी, किसी को पता है समकोण त्रिभुज की परिभाषा? नहीं पता, चलो बता रहे हो। जो माइक चालू किए हो बता रहे हो, तो माइक बंद रखना ना। मैं लिखता हूँ, बता रहा हूं। ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण 90 अंश का, ऐसे लिखते 90 अंश, 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज में पता है तुम लोगों को कुल 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोण में से केवल एक कोण को ही 90 अंश होने की जरूरत है। और 90 अंश हमेशा खड़ी भुजा और आड़ी भुजा के बीच में ही बनता है। कभी भी तिर्यक भुजा के बीच में 90 अंश कभी नहीं बनेगा, याद रखना। ये जो मैंने अभी त्रिभुज का चित्र बनाया है ABC, इसमें देखो AB खड़ी भुजा कहलाता है लंब, BC कहलाता है आड़ी भुजा को आधार। तो कभी भी जो 90 अंश का कोण है वो लंब और आधार के ही बीच में बनेगा। लंब और कर्ण के बीच में या कर्ण और आधार के बीच में कभी भी 90 अंश का कोण नहीं बनता। ये तथ्यात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसलिए इन बातों को भी याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज बच्चों जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक, अब मेरे ख्याल से समकोण त्रिभुज के बारे में जितना बताना था क्लियर हो गया। अब आते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप भी जान गए, अब आते हैं आयत की ओर। क्या जानेंगे अब? आयत के बारे में। तो आयत की परिभाषा पहले, ये जितना भी लिख रहा हूं ना, इसका PDF बनाकर मैं तुम लोगों को क्लास खत्म हो जाए भेजूंगा। तो ये सारा चीज अपने कॉपी में नोट करोगे। ठीक है, तो आयत की परिभाषा किसी बच्चे को पता हो तो बोल दो, नहीं तो बताऊंगा फिर समझाऊंगा। किसी बच्चे को पता थोड़ी है। चलो नहीं पता, अच्छी बात है, माइक बंद रखना। आयत की परिभाषा है बच्चों ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने आमने सामने आमने सामने के बीच में संयोजक चिन्ह लिखना जरूरी है।
आमने सामने को एक और शब्द बोला जाता है विपरीत। आज ये पेन भी न तंग कर रहा है मुझे। आमने सामने के लिए एक शब्द आता है बच्चों, विपरीत। आमने सामने की भुजा समान हो, यानी बराबर माप की हो, तथा चारों कोण 90-90 अंश की। कितना? 90-90 अंश की हो, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। अब इसका एक चित्र तुम लोग सामने ला रहा हूं। ये है हमारा आयत। ठीक, अब इसका नामकरण कर देते हैं भुजा का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 4 शीर्ष बिंदु। देख लो, मैंने बोला था आड़ी भुजा खड़ी भुजा जहां पर जुड़े हों वो बिंदु कहलाता है शीर्ष बिंदु। तो एक आयत में शीर्ष बिंदु कितने मिल गए? 4 शीर्ष बिंदु। एक आयत में 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। और शीर्ष बिंदु का परिभाषा भी तुम लोगों को बता दिया हूं मैं, लिखवाया नहीं हूं लेकिन बताया हूं। क्या बताया हूं? कि आड़ी भुजा खड़ी भुजा या आड़ी भुजा तिर्यक भुजा कहें, जहां पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उस बिंदु को कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो देखें, इस आयत में बच्चों कुल 4 शीर्ष बिंदु हमको दिखाई दे रहा है। आयत में कुल 4 शीर्ष बिंदु होते हैं और 4 कोण बनते हैं। देखो, 4 कोण बनते हैं। तो 4 कोण होता है। और कोण की खासियत क्या है? तो सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। इसमें कोई भी कोण कम या ज्यादा नहीं होता। आयत में 4 भुजाएं होती हैं। आयत में 4 भुजाएं होती हैं। चलो, तो भुजाओं का नाम बताओ कोई। हिमांशी, चलो बताओ। ABCD ABCD एबीसीडी। एबीसीडी तो इसीलिए मैं नाम दिया था। चलो, हिमांशी को बताइए। 4 इसमें नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं है ये। समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नाम है लंब, आधार, कर्ण। ये आयत है। तो इसमें तुम शीर्ष बिंदु के आधार पे नाम बताओगे। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो कौन कौन सा भुजा है बताओ। ABCD हाँ, नहीं समझे हो मतलब। चलो, अब माइक बंद कर दो तो समझाऊंगा। चलो, हाँ, ये जो एक, अरे सर बताओ। माइक, हाँ अब बताओ। AB BC CD। ए बी एक भुजा हो गया, दूसरा बी सी हो गया, और AD और तीसरा सी डी, और लास्ट में है ए। D। ठीक, माइक बंद कर दो। वेदांत, तुम जो बता रहे थे ABCD, वो शीर्ष बिंदु का नाम है। ए शीर्ष बिंदु है, बी शीर्ष बिंदु है, सी एक शीर्ष बिंदु है, डी एक शीर्ष बिंदु है। कुल 4 शीर्ष बिंदु है। ए
ए बी सी डी। एक बिंदु का नाम ए बी सी डी कह रहे हो तो वो चार अलग अलग शीर्ष बिंदु का नाम ले रहे होते हैं। भुजाएं किसको बोलते हैं? तो एक सीधी रेखा भुजा कहलाता है। तो ए शीर्ष बिंदु से लेकर बी शीर्ष बिंदु तक देखो एक सीधी रेखा बना है, तो ये ए बी एक भुजा कहलाएगा। बी शीर्ष बिंदु से सी शीर्ष बिंदु तक एक सीधी रेखा बना है, तो ये बी सी एक भुजा कहलाएगा। सी से लेकर डी तक देखो एक सीधा रेखा है, सी शीर्ष बिंदु से डी शीर्ष बिंदु तक से एक सीधा रेखा है, इसलिए सी डी एक भुजा कहलाएगा। और ए शीर्ष बिंदु से डी शीर्ष बिंदु तक एक सीधा रेखा है, इसलिए ए डी एक से भुजा कहलाएगा। तो कुल मिला के चार भुजाएं होती हैं आयत में, ए बी, बी सी डी और ए डी। अब से कभी भी भुजा का नाम बताओगे तो याद रखना दो शीर्ष बिंदु को मिला के भुजा का नाम लेते हैं। मैं इसको ए सी भुजा कह सकता हूं जी? नहीं नहीं बी डी भुजा है? बी डी नहीं नहीं तो बी से लेकर डी तक मिलाने वाली कोई सीधी रेखा है ही नहीं। ए से लेकर सी बिंदु को मिलाने वाली कोई सीधी रेखा नहीं है, तो हम उसको भुजा नहीं कह सकते। ए शीर्ष बिंदु से बी शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा है, इसीलिए इसको हम ए बी को भुजा बोले। बी शीर्ष बिंदु से सी शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा है, इसीलिए इसको भुजा बोले। तो इस तरह बच्चों एक आयत में चार शीर्ष बिंदु होते हैं, चार समकोण होते हैं और चारों 90-90 अंश का होता है, ये याद रखना। और चार भुजाएं होती हैं, और क्या होते हैं? आमने सामने की जो भुजा है वो याद रखो बराबर होता है। जैसे ए डी का सामने भुजा बी सी है और ए बी का सामने भुजा डी सी है, तो ये भुजाएं आपस में मापने पर बराबर होता है। पहला चीज क्या चीज जाने कि आमने सामने की भुजा देखो, विपरीत भुजा लिखा है ना परिभाषा में स्पष्ट रूप से कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की विपरीत भुजा कहें समान हो तथा चारों कोण 90-90 अंश की हो, आयत कहलाता है। तो ये चित्र तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो परिभाषा बता सकते हो कि इसमें आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है कहें या समान होती है, दोनों शब्द डाल सकते हो। बराबर माप की होती है या समान माप की होती है आमने सामने की भुजा। तो और बता दूं इसमें ए डी का सामने भुजा बी सी है और ए बी का सामने भुजा ये सी डी है, तो ये बराबर होता है। एक का मान जान गए तो दूसरा का मान आसानी से जान सकते। अब आयत में एक और चीज चलो जान लेते हैं। आयत में जो आड़ी भुजा होता है, अब मुझे आड़ी भुजा कौन सा है ये बताओगे भुजा का नाम लेके। इसमें कौन कौन सा आड़ी भुजा है बताओ। सी डी ए बी ए बी सी डी और ए बी आड़ी भुजा है। सी डी और ए बी आड़ी भुजा, तो आड़ी भुजा का नाम क्या रहता है आयत में जानते हो? आड़ी भुजा को क्या बोलते हैं जानते हो? किसी बच्चे को पता है? आधार। नहीं, तुम पढ़ने में ध्यान नहीं लगाए हो लग रहा है। मैंने बोला था बच्चों आधार लंब कर्ण ये समकोण त्रिभुज से ही संबंधित है। उस समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा नहीं रहा हूं तो मैं आधार लंब कर्ण के बारे में बात ही नहीं करूंगा।
आई बात समझ में? ये लंब आधार कर्ण तभी यूज करना जब समकोण त्रिभुज बना हो। तो ये समकोण त्रिभुज से अब आयत में आ गए हैं, आयत में वो तीनों शब्द आएगा ही नहीं। तो यहां चलो जानो बच्चों, ये सी डी और ए बी आड़ी भुजा को इसमें कहते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। तो ये ए बी लंबाई है और सी डी भी लंबाई है, और दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर। देख लो मैंने इसीलिए लिख दिया है, सी डी बराबर होगा ए बी के, और ये दोनों आड़ी भुजा है और आयत में आड़ी भुजा का नाम होता है लंबाई। आयत में आड़ी भुजा को कहते हैं लंबाई। अब आ गया खड़ी भुजा कितना ठो है? कौन कौन है खड़ी भुजा? दो ए बी, ए डी और बी सी। तो ये दो ठो खड़ी भुजा है। तो खड़ी भुजा का नाम अब पता हो गया होगा, जानते हो तो। क्या बोलते हैं खड़ी भुजा को? ऊंचाई। नहीं, खड़ी भुजा को बोलते हैं चौड़ाई। खड़ी भुजा क्या बोलते हैं? चौड़ाई। तो ये दोनों भुजा है ए डी। ये आयत में ही ना, याद रखो हर आकृति में भुजा का नाम अलग अलग रहता है। समकोण में खड़ी भुजा लंब, आड़ी भुजा आधार और तिर्यक भुजा को कर्ण बोलते हैं। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग आयत। आयत में आड़ी भुजा का नाम लंबाई रहता है, खड़ी भुजा का नाम चौड़ाई रहता है। आड़ी भुजा का नाम लंबाई, खड़ी भुजा का नाम चौड़ाई, ऐसा याद रखना। हो गया ये। तो आयत के बारे में क्या क्या पढ़ लिए? आयत में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष बिंदु होते हैं ए बी सी डी, और चार भुजाएं ए बी बी सी सी डी ए डी, और चार कोण होते हैं, चारों 90-90 होते हैं। चलो, तो हमने क्या जाना? आयत में दो आड़ी भुजा होते हैं जिसको लंबाई के नाम से जानते हैं, दो खड़ी भुजा होता है जो चौड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। और मैंने बता दिया कि आयत में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष बिंदु, चार कोण होते हैं। बस आमने सामने एक भुजा बराबर होते हैं, यानी विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये जान गए। अब आगे आते हैं अगला। अब देखते हैं आयत का परिमाप। आयत की परिमाप। आयत की परिमाप का सूत्र लिखवाऊंगा, इससे पहले मैं आयत को समझा देता हूँ, यानी तुम लोग कितना समझते हो ये देखता हूँ। मान लो ये ए बी सी डी एक आयत है, और ए बी का मान मुझे पता है 10 सेंटीमीटर, और ए डी का मान पता है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप बताओ कहूंगा तो कितना होगा, बताओ। 15 सर। हाँ बोलो, जितना। एक एक बार कमेंट कर दो सब लोग, ताकि सब लोगों का समझ पता चल जाए। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। हाँ, और किसी भी बच्चे का जवाब आना हो तो कर लो, क्योंकि सब बहुत लोग जुड़े हो। 30 सेंटीमीटर। हाँ? 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। सबका जवाब 15 है। कौन, किसी ने अलग बोला अभी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। कौन बोले हो? 30 सेंटीमीटर। नाम बताओ। हिमांशी श्रीवास। अमर सोनवानी।
बाकी का तो 15 आया था, इसी एक आदमी का आया था 30। मैं बार बार बोलने के लिए बोला तो भी नहीं बोले थे। सर सबका मेरा 15 आया था। चलो अब देखो, तो चलो जी, परिमाप का अर्थ क्या बताया था ये तो बता दो। परिमाप माने क्या बताया था? चारों हाँ? भुजाओं का योगफल। बंद आकृति के सभी भुजाओं के माप का योगफल। ठीक ठीक। चलो माइक बंद कर दो, समझा रहा हूँ, अब समझ आ जाए। परिमाप का मतलब है, अगर सीधा सीधा कहूं ना, तो सभी भुजाओं के माप का योगफल। अब सभी भुजाओं का माप क्यों लिखा? क्योंकि भाई त्रिभुज में 3 भुजा होंगे, चतुर्भुज रहेगा तो 4 भुजा हो सकता है, पंचभुज रहेगा तो 5 भुजा हो सकता है। तो भुजा चाहे जितना भी रहे, तुमको जितना भी भुजा दिया है सबका माप को जोड़ना है। तो मुझे बताओ, आयत में देखो कितना भुजा है? 4 4 4 भुजा, बिल्कुल सही। तो ये बाकी बच्चे 2 ही भुजा का क्यों जोड़े? 10 5 15। अरे भाई, आयत में 4 भुजा है और परिमाप माने होता है सभी भुजाओं के माप का योगफल। तो आयत में जब 4 भुजा है तो चारों भुजा के माप को जोड़ना है। अब मैंने क्या बताया है कि विपरीत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी लंबाई लंबाई बराबर रहेगा, चौड़ाई चौड़ाई बराबर रहेगा। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ए बी, तो नीचे वाला भुजा भी तो 10 सेंटीमीटर होगा। ए डी भुजा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है, तो बी सी भी तो चौड़ाई है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। अब लिखाया चारों भुजा का माप। अब वो हमको तो जानना रहता है ना भाई, प्रश्न में तो बता दिए हैं परिभाषा में कि लंबाई बराबर होता है, दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई, क्योंकि आमने सामने भुजा है। अब पता चल गया, देखो यहाँ चारों भुजा का माप, तो चारों को जोड़ोगे तो 10 और 5 15। इधर भी देखो 10 5 15, तो ये 15 और ये 15 दोनों मिला के 30 नहीं हो गया? तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप इसका। अब इसका सूत्र कैसे बनता है? तो देखो सूत्र कैसे बनता है परिमाप का, आयत के परिमाप का। तो आयत का परिमाप, आयत का, रुको अलग से करूंगा इसको, कभी अलग पेज में। आयत का परिमाप बराबर। अब देखो बच्चों, आयत का परिमाप का मतलब क्या है? आयत के चारों भुजा का माप। तो हम क्या करेंगे, लंबाई को जोड़ेंगे, फिर उसमें चौड़ाई को जोड़ेंगे, फिर उसमें एक ठो और लंबाई जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई जोड़ेंगे। तो देखो लंबाई चौड़ाई को 2 बार जोड़ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई के योग को 2 बार यहाँ किया था ना, ये लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया, इधर से लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया। तो लंबाई चौड़ाई का जो योगफल है वो 2 बार लिखा है। और कोई भी चीज न बच्चों, जैसे 6 धन 6 लिखा हो, तो मैं इसको 2 गुणित 6 लिख सकता हूं। उसी तरह ये 6
धन 6 3 बार लिखा है मान लो, तो इसका मतलब है ये 3 बार लिखा है तो 3 गुणित 6 लिखूंगा। उसी तरह बच्चों ये लंबाई चौड़ाई 2 बार लिखा है तो इसको 2 गुणित कोष्टक में लिख देंगे लंबाई धन चौड़ाई। यही सूत्र है परिमाप का। भाई लंबाई और चौड़ाई 2 बार रहता है, 2 बार जुड़ा है, देखो जुड़ा है ना, लंबाई और चौड़ाई 2 बार जुड़ा है, तो कोई भी चीज 2 बार जुड़ा हो तो उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह आयत का परिमाप का सूत्र हो गया लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना। क्या कहेंगे जी इसको? 2 गुना। तो आयत के परिमाप का सूत्र लिखवा देता हूं, उसके बाद क्लास आज समाप्त करेंगे। आयत के परिमाप का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो किसी आयत के लंबाई और अरे यहाँ नहीं लिखते बन रहा है जी, अगला पेज में लिखता हूँ सर। आयत की परिमाप किसी भी आयत का परिमाप उसके लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 2 गुना होता है। ये देखो बच्चों, आयत का परिमाप का मैं सूत्र लिखा था, आयत के परिमाप सूत्र को ही परिभाषा के रूप में लिखा हूं। क्या लिखा था? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इसी को ये परिभाषा के रूप में लिखे। देख लो, ये लंबाई और धन को क्या पढ़ना है? और तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल का गुणा को क्या पढ़ते हैं? का। तो 2 गुणा माने 2 गुना, तो का 2 गुना होता है। तो किसी भी आयत का परिमाप उसके लंबाई और चौड़ाई का योगफल या के योगफल का 2 गुना होता है। ये है आयत के परिमाप की परिभाषा और आयत के परिमाप का सूत्र। अगर तुम सूत्र को समझे हो तो उसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हो इस सूत्र से। अब 2 गुना क्यों है? क्योंकि लंबाई धन चौड़ाई 2 बार लिखा जाता है, 2 बार लिख के जोड़ा जाता है। अभी बताया हूं, पिछले में बताया हूं। यहाँ पर देखो इस चित्र में, तो लंबाई और चौड़ाई 2 बार लिख के देखो जोड़ते हैं, इसीलिए 2 गुना होता है लिखते। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आयत का परिमाप। बेसिक है, इस पाठ का बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सूत्र को रटना नहीं है, समझना। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों यही समाप्त करता हूं।